तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन इरेडा का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा था, जिस कारण ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी देखने को मिल रही थी। अब इरेडा का परफॉर्मेंस जो अच्छी देखने को मिल रही थी उसके पीछे का रीज़न अगर हम देखें तो रीज़न है दोस्तों कंपनी के बिजनेस अपडेट्स। हाल ही में कंपनी ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट को पब्लिश किया था, जहां पर लोन डिस्बर्समेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से ग्रो करती हुई नजर आई थी। पिछले साल के Q4 में 30,169 करोड़ था और इस बार 34,946 करोड़ हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लोन डिस्बर्समेंट में 16% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आउटस्टैंडिंग लोन बुक की अगर हम बात करें तो वो भी हमें एक्सपैंड होता हुआ दिखा है 22% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल 76,000 करोड़ था, इस बार हमें 93,000 करोड़ देखने को मिला है। तो ग्रोथ यहाँ पर भी काफ़ी सही देखने को मिली है। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें और भी कुछ पैरामीटर्स पे, अगर हम बात करें कंपनी के लोन सैंक्शंस के बारे में, तो लोन सैंक्शंस का नंबर पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में जो ग्रोथ है वो स्लो हुआ है, क्योंकि इस बार ग्रोथ हमें 9% की देखने को मिली है। बट वही पिछले साल या पिछले क्वार्टर का या फिर उससे पिछले क्वार्टर का भी रिकॉर्ड देखोगे तो लोन सैंक्शंस का नंबर आपको डबल डिजिट से ग्रो करता हुआ दिखता था, बट अभी सिंगल डिजिट पे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर मार्केट ने इरेडा को शेयर किया है तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये नंबर पसंद आया होगा। और पसंद इसलिए भी आ सकता है क्योंकि इरेडा अभी 52 वीक हाई से 24% नीचे है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो इस कंपनी से ऑलरेडी कम है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज एक्सपेक्टेशन होती है ना। तो वैल्यूएशन अगर टॉप लेवल से 24% नीचे आ चुका है तो मार्केट उसी हिसाब से उम्मीद करेगी। बट ये 52 वीक हाई से 24% नीचे है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो 50% ये नीचे है। तो ऑल टाइम हाई से 50% नीचे है। तो अभी के हिसाब से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि ये नंबर एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, बाजार इससे भी ख़राब उम्मीद कर रही हो। बट अगर चीज़ों को देखोगे तो एक चीज़ क्लियर है कि बाजार ने इस चीज़ को देखकर अगर इरेडा को चीयर किया है तो बाजार इस बार की जो Q4 के अर्निंग्स हैं वो इसी बिजनेस अपडेट के हिसाब किताब की उम्मीद करेगी। और उसी हिसाब किताब के नंबर अगर हमें देखने को मिल गए तो फिर इरेडा के लिए सही बात रहेगी। और इसके साथ दोस्तों अगर इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर एफआईएस के स्टेक्स इस क्वार्टर में हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और पिछले क्वार्टर में भी स्टेक्स उनके बढ़ते हुए ही देखने को मिले थे। और पिछले क्वार्टर में डीआईएस के स्टेक्स घटते हुए देखने को मिले थे और वही सिलसिला इस क्वार्टर में भी रिपीट हुआ है। एक चीज़ है कि पहले डीआईएस और एफआईएस दोनों इस कंपनी में अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया करते थे। यहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को कम किया था और डीआईएस ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया था। और उसके बाद अगर देखोगे तो फिर से एफआईएस ने अपने स्टेक्स को कम किया, डीआईएस ने भी स्टेक्स को कम किया। बट इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल गई थी। 1.74% स्टेक एफआईएस का था, जो कि सीधा बढ़कर 2% के ऊपर चला गया था। और वही डीआईएस की बात करें तो 0.5% से वो नंबर बढ़कर 2.95% तक भी जाती हुई दिखी थी। और उसके अगले क्वार्टर में डीआईएस के स्टेक्स कम हुए थे और एफआईएस के स्टेक्स भी कम हुए थे। बट अभी देखोगे तो एफआईएस के स्टेक्स फिर से बढ़े हैं और इस क्वार्टर में भी बढ़े हैं। बट डीआईएस के स्टेक पिछले क्वार्टर में घटे थे और इस क्वार्टर में भी घटते हुए दिखे हैं। तो डीआईएस का जो मामला है वो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला ज़्यादा दिखा है एफआईएस के कंपैरिजन में। बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रोथ और वैल्यूएशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। और वैल्यूएशन अगर डीआईएस के हिसाब से और एफआईएस के हिसाब से करेंटली कंफर्टेबल है तो फिर इस कंपनी के अर्निंग्स करंट वैल्यूएशन के हिसाब से उम्मीद की जाएगी। और वो अर्निंग्स पिछले साल के मुकाबले कैसा परफॉर्म करता है वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करके चलना अगर आप इरेडा के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन CDSL का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं था, क्योंकि बाजार का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हमें देखने को मिल रहा था। अब CDSL की परफॉर्मेंस जो ख़राब देखने को मिल रही है वो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा रेयर दिख रहा है। अगर अभी 52 वीक हाई से देखोगे तो CDSL 27.6% की गिरावट दिखाएगी। बीच में बाजार में वन साइडेड जो तेज़ी दिख रहा था उस टाइम CDSL में रिकवरी हमें देखने को मिली थी, बट CDSL के बिजनेस के चेंजेस से रिलेटेड कोई मैसिव पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिल नहीं रही है। देखो, बाजार जब गिर रहा था तो वहाँ पर कैपिटल मार्केट से जुड़ी जितनी भी कंपनी है सभी के अर्निंग्स गिर रहे थे, सभी के अर्निंग्स भी गिर रहे थे और कंपनी का परफॉर्मेंस भी खराब रह रहा था। अब वहाँ पर CDSL भी थी, बट सिर्फ एक कंपनी थी जो कि उसमें मार्केट के हिसाब से अपने डेटास को नहीं दिखा रही थी, और वो कंपनी थी BSE भी गिर रही थी, बट BSE के जो नंबर्स थे वो मार्केट के हिसाब से नहीं थे। मार्केट तो एज्यूम कर रही थी कि गिरावट की वजह से इसकी भी अर्निंग्स खराब होंगे, बट BSE के अर्निंग्स वैसे खराब होते हुए दिखे ही नहीं। इस वजह से अभी के टाइम पे देखोगे तो BSE में जिस पेस पे रिकवरी दिखी है उस पेस पे रिकवरी आपको बाकी किसी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज में देखने को नहीं मिली है, इंक्लूड CDSL। अब CDSL की बात करें दोस्तों तो इसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और डिमेट अकाउंट का एडिशन लगातार हमें कम ही देखने को मिल रही है। मार्च के महीने का जो डिमेट अकाउंट का एडिशन है वो फिर से स्लो होता हुआ दिखा है, और डेटा ये बता रहे हैं कि नंबर 1 ईयर के लोवेस्ट लेवल पे है, यानी कि मार्च के महीने का जो नंबर है वो पिछले 1 साल में इतना गंदा कभी भी हमें देखने को नहीं मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नए लोग मार्केट के साथ जुड़ेंगे नहीं और पुराने लोगों का मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उतने ज़्यादा इक्विटी में ट्रेडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी नहीं। जो ट्रेडिंग्स दिखेंगे वो डेरिवेटिव्स में देखेंगे, और उसमें तो CDSL का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। CDSL का कंट्रीब्यूशन होता है इक्विटीज़ में, और इक्विटीज़ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और अभी हाल ही में एक डेटा रिपोर्ट हुआ था जिसमें बताया गया था कि एवरेज डेली टर्नओवर एक्सचेंज का जो है इक्विटी डेरिवेटिव का वो 19th मंथ हाई पे जा चुका है। मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है फिर भी, बट वही जब हम कैश सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें मात्र हमें 10% की ही ग्रोथ देखने को मिली थी। किसके? NSE के। और वही अगर हम BSE के कैश सेगमेंट यानी कि इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ हमें मात्र 8% की देखने को मिली थी। और डेरिवेटिव्स की बात करें तो हर मंथ BSE का डेरिवेटिव टर्नओवर रिकॉर्ड हाई बना रहा है। हर बार वो नंबर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। और वही इक्विटी के टर्नओवर की बात करें तो 2024 के जुलाई या जून में उसने हाई बनाया था। उसके बाद जितना भी नंबर है इक्विटी टर्नओवर का BSE का, वो हर बार 2024 के उस नंबर से कम ही रहा है। तो ऑल टाइम हाई नंबर तो गया ही नहीं है। इस वजह से जो सिर्फ इक्विटी में डील करती है उसके नंबर पिछले 1 साल में ग्रो किए नहीं हैं, और वही BSE के नंबर और ब्रोकर के नंबर ताबड़तोड़ देखने को मिले हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम रेवेन्यू डेरिवेटिव से ही जनरेट होता है। तो साफ साफ हम यहाँ पर डेटा से भी समझ सकते हैं पिछले 1 साल में रेवेन्यू मात्र 1% से ग्रो किया है और प्रॉफिट नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट किया है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है जो भी शॉकिंग है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे जो भी कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है उन सारी कंपनी के प्रॉपर एनालिसिस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा मिलेंगे, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। और किसी भी कंपनीज को लेकर कोई क्वेरीज है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ पर FIS की कन्विक्शन इस कंपनी में पिछले क्वार्टर में तो अच्छी थी। इनफैक्ट DIS की भी कन्विक्शन इस कंपनी में अच्छी थी। तो एक्सपेक्टेशन था कि CDSL को लेकर जो डेटा आएंगे हमारे पास वो बेहतर होंगे, बट ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। मार्च क्वार्टर में मार्केट ने जैसा किया उसमें CDSL को लेकर अच्छे डेटाज आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इस वजह से FIS के स्टेक्स इस कंपनी से कम हो गए। 12.4% से स्टेक सीधा गिरकर 11.36% हो गया, यानी कि 1% से स्टेक कम हो गया। और वही DIS की बात करें तो 15.12% था, जो कि अभी घटकर 14.42% हो चुका है। और पब्लिक के स्टेक्स बढ़ गए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी बात करें नेक्स्ट कंपनी के बारे में दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड। आज के दिन ट्रेंट के Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, साथ में कंपनी फाइनल डिविडेंड भी हमें देती हुई नजर आएगी, और पहली बार कंपनी के साइड से हमें बोनस की खबर भी देखने को मिल सकती है। सो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर नहीं हैं
तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।